बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 12 है और आज आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, जिसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। सबसे पहले एक डेफिनेशन कर लेते हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बताया था, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बताया था। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों फोटो सिस्टम में से हो, फोटो सिस्टम 1 में से भी हो, फोटो सिस्टम 2 में से भी हो, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। फिर उस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो एटीपी बनता है उसको नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो तारीफ करते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की। इफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज थ्रू बोथ फोटो सिस्टम या थ्रू 2 फोटो सिस्टम, देन देयर फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन जो आपका टॉपिक है, इसकी क्या तारीफ है? फास्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। सबसे पहले बच्चों हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम को समझना है आपने और फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और ये ओवरव्यू है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू है और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक डार्क रिएक्शन होता है बच्चों। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। सो ये फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। सो लाइट इस्तेमाल हो रही है तो लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन बच्चों जो है ये थैलाकाइड में होता है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में होता है, ग्रेनम के अंदर होता है, ग्रेना के अंदर होता है, ठीक। और इसमें एक तो लाइट इस्तेमाल होती है, एक वाटर भी लाइट रिएक्शन में ही इस्तेमाल होता है। और कौन इस्तेमाल होता है? एडीपी इस्तेमाल होता है, NADP भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब बनती क्या क्या चीज़ें हैं लाइट रिएक्शन में? क्या चीज़ हमने बनानी है? ऑक्सीजन हमने बनानी है लाइट रिएक्शन में, और ATP बनाना है और NADPH बनाना है। तो आपका टॉपिक लाइट रिएक्शन ही चल रहा है बच्चों, ठीक है, जिसमें आपने ऑक्सीजन बनानी है, ATP बनाना है और NADPH बनाना है, ठीक है। जो दूसरा रिएक्शन होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, उसको केल्विन साइकिल कहते हैं। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? ATP यूज़ होता है, NADPH यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है और रिड्यूस होती है, और उससे कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज वगैरह बनते हैं। तो हमने इसको देखना है, ये वाला, ठीक हो गया, लाइट रिएक्शन। ओके, तो ये ओवरव्यू है और इसी को यहाँ दिखाया गया बड़ा करके। अब ये एक फोटो सिस्टम है आपके सामने बच्चों, फोटो सिस्टम 2 है। और आपने कल भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसको P680 कहते हैं। तो यहाँ पे P680 लिखा गया है क्योंकि इसके फोटो सिस्टम 2 के अंदर ऐसा क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल होता है जो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है। ये लाइट है और ये लाइट के पार्टिकल हैं जिनको फोटॉन कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स ने उसको ऑब्जर्व किया और किसके पास पहुंचा दिया? रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचा दिया। किसका रिएक्शन सेंटर? फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर, वहाँ पे लाइट पहुंचती है। जब ये लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पहुंचती है, रिएक्शन सेंटर में पहुंचती है, तो ये जो लाइट है वो यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। क्या निकालती है? ये लाइट जब यहाँ से टकराती है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकाल देती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है? 2 इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर कौन मौजूद होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है। ऊपर कौन मौजूद होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है जो इन 2 इलेक्ट्रॉन को वसूल करता है। तो पहला पॉइंट बच्चों आपने यही बताना है कि रोशनी जो होगी, लाइट, वो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से टकराएगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। और इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। तो इसी पहले पॉइंट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट बच्चों, डायग्राम से भी आपने देखा कि व्हेन फोटो सिस्टम 2 ऑब्जर्व लाइट, जब फोटो सिस्टम 2 रोशनी को ऑब्जर्व करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल P680 which are captured by primary electron acceptor of photosystem 2। समझते जाने, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाया करें और साथ डायग्राम देखते जाया करें, फिर आपको आराम से बेटा समझ आ जाएगी। और आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। व्हेन फोटो सिस्टम 2 ऑब्जर्व लाइट, ये देखें कि जब ये फोटो सिस्टम 2 किसको ऑब्जर्व करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल इन द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल P680। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस रिएक्शन सेंटर में, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाते हैं, यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, रोशनी को ऑब्जर्व किया इस रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल मालिक्यूल्स ने और उन क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स का एनर्जी का लेवल बेटा बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए और यहाँ से एमिट हो गए। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकले तो उन इलेक्ट्रॉन को किसने कैप्चर किया, किसने पकड़ा, प्राइमरी एक्सेप्टर या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका है, फोटो सिस्टम 2 का है। ठीक है, सो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से रिलीज हुए उनको कैप्चर किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, किसका था वो, फोटो सिस्टम 2 का है। द oxidized chlorophyll is now a very strong oxidizing agent. Its electron hole must be filled. ओके, अब इसका क्या मतलब है, द oxidized chlorophyll is now a very strong oxidizing agent. क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो चुका है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन निकले गए हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, अब वो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इट्स इलेक्ट्रॉन होल मस्ट बी फिल्ड। इसको डायग्राम से देखें बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के निकलने को, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इधर के इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद थे, रोशनी ने उनको निकाल दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का होल पैदा हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का होल, उससे मुराद आपने लेना है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जिसके इलेक्ट्रॉन निकल जाए आप कहते हैं ये इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। सो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का होल पैदा हो गया है। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये क्या करेगा, ये किसी और चीज़ को कहेगा, लाइक वाटर को कहेगा कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, रोशनी ने मेरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वाटर आप मुझे इलेक्ट्रॉन दें। ठीक है, और तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, ऑक्सीडाइज करूँगा। ठीक है, तो याद रखना ये ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, इनके दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा। जब दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा तो उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और ख़ुद ले लेगा तो फिर इसकी बाद में क्या हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन दूसरों की तो क्या करवाएगा, उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, उनकी ऑक्सीडेशन कराएगा, लिहाजा ये किसके तौर पर काम करेगा, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया आपने, रोशनी फोटो सिस्टम 2 से टकराई और वहाँ पे रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया, वो एक्साइट हो गए, यहाँ से रिलीज़ हो गए, उन इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। अब ये जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था, इसके इलेक्ट्रॉन चूँकि निकल गए तो ये ऑक्सीडाइज हो चुका है और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो चुका है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, दूसरों के इलेक्ट्रॉन निकालेगा और अपना इलेक्ट्रॉन होल फिल करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन के होल को मस्ट बी फिल्ड पूरा करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये सामने आपके नंबर 2 लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, पहले डायग्राम देख लें। ये आपके सामने क्या है, वाटर है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये लाइट रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, इसमें वाटर इस्तेमाल होता है।
लाइट इस्तेमाल होती है, और पहले पॉइंट में आपने लाइट का इस्तेमाल देख लिया है, ठीक है, पहले पॉइंट में आपने लाइट को इस्तेमाल कर लिया है। अब दूसरे पॉइंट में हमने किसको इस्तेमाल करना है, वाटर को इस्तेमाल करना है। चलें देखते हैं कैसे वाटर इस्तेमाल होगा। कि जो रोशनी है बच्चों, ये जो रोशनी है सन से आ रही है, ये एक तो रोशनी इधर से टकराती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालती है, दूसरा ये काम क्या करती है, ये रोशनी पानी को भी तोड़ती है, और जिस अमल के ज़रिए पानी को तोड़ती है उस अमल का नाम फोटोलाइसिस होता है बेटा, फोटोलाइसिस कि रोशनी पानी के मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करती है, रोशनी पानी के मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करती है, इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस किसकी होती है, वाटर की होती है। कैसे, एक तो वाटर से निकलता है ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम भी कह सकते हो आप, या ऑक्सीजन का आधा हाफ मालिक्यूल निकलता है, और साथ 2 हाइड्रोजन के एटम निकलते हैं, और जो 2 हाइड्रोजन के एटम निकलते हैं वो 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 एटम है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो वो 2 हाइड्रोजन के जो एटम निकले उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल के पास आ गए, और उसके इलेक्ट्रॉन होल को क्या किया गया, फिल कर दिया गया। इस तरह पानी की क्या हुई बच्चों, ऑक्सीडेशन। पानी की क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, और वाटर में किस चीज़ की, बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स की ऑक्सीडेशन होती है। तो पानी को रोशनी तोड़ती है और उससे निकलता है हाफ ऑक्सीजन का मालिक्यूल निकलता है, हाफ ऑक्सीजन का मालिक्यूल निकलता है, और साथ 2 हाइड्रोजन एटम निकलते हैं। फिर वो 2 हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 2 हाइड्रोजन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, और फिर जब हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा आपने वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है। तो इस सेकंड पॉइंट को हम इधर से देखते हैं। दिस होल इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय एन एंजाइम फ्रॉम द वाटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का होल था, ये जो इलेक्ट्रॉन का बच्चों होल था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पहले नहीं था, इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल किया जाता है। कैसे फिल किया जाता है, एक एंजाइम होता है वो पानी के मालिक्यूल को तोड़ता है, वो एंजाइम पानी के मालिक्यूल को तोड़ता है, और पानी के मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते हैं। सो दिस इलेक्ट्रॉन होल इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर बाय एन एंजाइम। के वाटर से एक एंजाइम आता है, वो वाटर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाता है, और वही इलेक्ट्रॉन आके इस रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन का होल है उसको आके फिल कर देते हैं, उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। दिस रिएक्शन स्प्लिट वाटर मालिक्यूल, ये वाला जो रिएक्शन होगा ये पानी के मालिक्यूल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस में। पहले 2 हाइड्रोजन एटम बनते हैं, लेकिन आपकी बुक ने डायरेक्ट लिख दिया है कि 2 हाइड्रोजन आयंस में एंड एन ऑक्सीजन एटम। इसको ऑक्सीजन का एक एटम भी आप कर सकते हो, या हाफ ऑक्सीजन मालिक्यूल भी कह सकते हो, ठीक है। विच इमीडिएटली कंबाइंस विद अनदर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म O2, ठीक है। सो दिस वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, ठीक। अब ये देखिएगा, उसने कहा कि इस अमल के दौरान पानी क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते हैं, और फिर और क्या बनता है, और हाइड्रोजन के आयंस बनते हैं, और हाइड्रोजन के बच्चों 2 हाइड्रोजन के आयंस बनते हैं, और एक ऑक्सीजन का एटम बनता है। एक ऑक्सीजन का एटम एक दफ़ा बनेगा, फिर दूसरा जो पानी का मालिक्यूल टूटेगा तो उसे और ऑक्सीजन का एटम बनेगा। तो पहले वाला ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम वो मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, O2 बना देते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का एटम वो फ़ौरन दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर क्या बना देगा, O2 का पूरा एक मालिक्यूल बना देगा, और O2 कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, पत्ते से निकलकर वो हवा में, फिजा में चली जाएगी, ठीक है। और इस तरह दिस वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। सो फोटोसिंथेसिस में वो स्टेप जब पानी टूटता है और इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, और ऑक्सीजन खारिज होती है, इस वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस इज मेन सोर्स ऑफ
रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनी ये क्या करती है, फ़िज़ा की ऑक्सीजन की कमी को रिप्लेनिशमेंट करती है, यानी कि उसकी कमी को पूरा करती है। कि जो आपकी फ़िज़ा में 21% ऑक्सीजन है और इतनी रहती है, तो इसकी कमी को कौन पूरा करती है, यही फोटोलाइसिस का अमल ही पूरा करता है। सो 2 पॉइंट्स हो गए। दूसरा पॉइंट जस्ट 1 मिनट में कि सेकंड स्टेप में क्या करना है। आपने पहले पॉइंट में एंड पे कहा था कि इस इलेक्ट्रॉन के होल को फिल होना चाहिए। आपने कहा इलेक्ट्रॉन के होल को कौन फिल करता है, एक एंजाइम आता है, वो पानी के मालिक्यूल को तोड़ता है, जिससे पानी का मालिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस में, और इलेक्ट्रॉन में वो इलेक्ट्रॉन जाके इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते हैं। ये पानी जिस अमल में पानी टूट रहा है, इस स्टेप का नाम फोटोलाइसिस है। और फोटोलाइसिस में ऑक्सीजन का एक एटम भी रिलीज होता है, जो दूसरा जब एक पानी का मालिक्यूल टूटा तो एक ऑक्सीजन का एटम बना, जब दूसरा पानी का मालिक्यूल टूटेगा तो दूसरा ऑक्सीजन का एटम बनेगा, तो वो दोनों ऑक्सीजन के एटम फ़ौरन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं। तो ऑक्सीजन फिर कहाँ पे आ जाती है, फ़िज़ा में आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और वहाँ पे जो कमी हो गई थी उसको क्या करती है, पूरा कर देती है। तो ये 2 स्टेप्स बच्चों आपने देखे। तीसरा स्टेप है, तीसरा पॉइंट आपने देखना है, ये तीसरा पॉइंट है। और अब देखें वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, सबसे पहले उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजरते हैं, वही इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से पास करवाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से उन इलेक्ट्रॉन को गुजारेगा। वहाँ पे मुख्तलिफ कैरियर्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मुख्तलिफ कैरियर्स मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुँचते हैं, फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँचते हैं। फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 को क्या कहते हैं, P700 कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वाली रोशनी को जज़ब करता है। और 1 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले दरियाफ्त हुआ था। ये 2 क्यों है, ये बाद में दरियाफ्त हुआ था। ठीक है बच्चों, तो अब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से किसके पास जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे। और किसके ज़रिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जाएंगे। और वहाँ पे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन के कैरियर मौजूद हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगी, फिर साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, और फिर प्लास्टोसायानिन वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगी। और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाएंगे। जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या खारिज करते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं। और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ATP में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, ATP में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ATP बन गया। ठीक है, तो इस थर्ड पॉइंट को देखते हैं। Each photoexcited electron passes from primary electron acceptor of photosystem 2 to photosystem 1 via electron transport chain. Each photoexcited electron passes from primary electron acceptor of photosystem 2 to photosystem 1 via electron transport chain. देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आए हुए हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए हुए हैं। और इनको कहा जा रहा है कि ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब इनको किसने एक्साइट किया था, इनको किसने रिलीज़ कराया था, इनको किसने एमिट करवाया था, रोशनी ने। ये रोशनी ने इनको निकाला था। तो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। सो each photo excited electron passes from the primary electron acceptor किसका, of photosystem 2 to photosystem 1 के photo excited electron from the primary electron acceptor of photosystem 2 they passes to the photosystem 1 थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अब किस में से गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे और किसके पास जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे। This chain consists of electron carriers called plastoquinone PQ से ज़ाहिर किया गया है, a complex of 2 cytochromes and a copper containing protein called plastocyanin। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है फोटो सिस्टम 2 की, वो मुश्तमिल होती है किसके ऊपर, प्लास्टोक्विनोन के ऊपर, PQ के ऊपर, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम्स, 2 साइटोक्रोम्स होते हैं, लिहाजा वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, सो
ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं, फोटोसिस्टम 1 के पास जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मुश्तमिल होती है किसके ऊपर, कैरियर्स के ऊपर, और उनमें से एक कैरियर जो है वो प्लास्टोक्विनोन है, PQ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स 2 हैं, लिहाजा वो क्या बन गया, साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स बन गया। और तीसरे नंबर पे कौन मौजूद है, MCQs है आपका, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जिसका नाम है प्लास्टोसियानिन, एंड पे वो मौजूद है, एंड ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन प्लास्टोसियानिन, इससे मुराद PC, इसको आपने प्लास्टोसियानिन कहना है। और चूंकि कॉपर को इस तरह शो करते हैं तो आपने अंदाज़ा लगा लेना है, हिंट आपको दे रहा हूँ बच्चों कि MCQs आ जाए तो आपने कहना है प्लास्टोसियानिन इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, it is an electron carrier present at the end of the electron transport chain of photosystem 2। ये देखें डायग्राम से भी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये मुख्तलिफ कैरियर्स पर मुश्तमिल है, और इन कैरियर में सबसे पहले कौन सा कैरियर आता है, प्लास्टोक्विनोन आता है, फिर साइटोक्रोम का कम्प्लेक्स आता है। कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, साइटोक्रोम्स 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिहाजा उसको हम कह देते हैं साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। और एंड पे एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसका नाम प्लास्टोसियानिन होता है। अब 4th पॉइंट देखना है बच्चों आपने, ये तीसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं ये, तो इस दौरान इनकी एनर्जी खारिज होती है, ये एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी से क्या बनाया जाता है, ATP बनाया जाता है केमियोस्मोसिस के ज़रिए। केमियोस्मोसिस भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या है। इट इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP, सो केमियोस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड एनर्जी फॉर केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP, के इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, सो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं तो उनके फ्लो से एनर्जी रिलीज होती है और उसको फिर केमियोस्मोसिस के ज़रिए किस में कन्वर्ट किया जाता है, ATP में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड एनर्जी फॉर केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP। अब इस चौथे पॉइंट को हम डिटेल से देखते हैं। As electron move down the chain, their energy goes on decreasing। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से नीचे की तरफ जाते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती जाती है, एंड इट इज़ यूज्ड बाय द थैलाकाइड मेम्ब्रेन, और ये जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं वो, और एनर्जी कम होती जा रही है, उस एनर्जी को जो रिलीज़ हो रही है उसको कौन यूज़ करती हैं, थैलाकाइड की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एनर्जी को यूज़ करती हैं और यूज़ करके क्या बनवाती हैं, ATP बनाती हैं। ATP synthesis is called photophosphorylation because it is driven by light, because it is driven by light energy। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा, आपने कहा as electron move down the chain their energy level goes on decreasing and this energy is used by the thalakite membrane to produce ATP। जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाती है और वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उस एनर्जी को थैलाकाइड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं और केमियोस्मोसिस के जरिए क्या बनाती हैं, ATP बनाती हैं। और ATP बनने का अमल पहले मैंने आपको कहा था फास्फोरिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, फास्फोरिलेशन। लेकिन चूंकि इस अमल को शुरू किसने किया है, लाइट ने किया है, तो ओवरऑल हम कहेंगे फोटोफास्फोरिलेशन। क्या कहेंगे बच्चों, फोटोफास्फोरिलेशन। ओके, तो चूंकि ये अमल लाइट चला रही है लिहाजा इसको बोलते हैं फोटोफास्फोरिलेशन। देखें, ATP synthesis is called photophosphorylation because it is driven by light energy। इसको photophosphorylation कहते हैं, फोटो इसलिए क्योंकि इसको लाइट एनर्जी ही चला रही है। ATP synthesis during non-cyclic electron flow is called non-cyclic photophosphorylation। ठीक है, so this ATP generated by the, ये एक डेफिनेशन क्लियर हुई है बच्चों। चूँकि यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व हुआ है, फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व हुआ है और अब फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व हो और फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व हो, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इसमें जो ATP बनता है उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन।
या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो क्यों ऐड करें? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कौन चला रही है? लाइट चला रही है। पूरा प्रोसेस कौन चलाती है? लाइट। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो डेफिनेशन भी क्लियर किया आपने कि एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये जो एटीपी बना है ये क्या काम करेगा आगे जाके? This ATP generated by the light reaction will provide chemical energy for the synthesis of sugar during Calvin cycle, which is the second major stage of photosynthesis। बच्चों मैं आपको बता दूं फोटोसिंथेसिस की दो स्टेजेस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ रहे हो? लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, सो ये जो एटीपी बना है, एटीपी जो बना है ये क्या प्रोवाइड करेगा? केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ के लिए? शुगर को बनाने के लिए। कब? कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल क्या है? डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है। ये कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन क्या है? सेकेंड मेजर फेज और स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अच्छी तरह क्लियर कर लें, ये एटीपी जो बना है बच्चों, ये एटीपी जो बना है ये एक केमिकल एनर्जी है और ये आगे जाके कैल्विन साइकिल में जाके, जो कि फोटोसिंथेसिस का दूसरा बड़ा मरहला है, उसमें ये जाके केमिकल एनर्जी देगा और क्या बनवाएगा? शुगर बनवाएगा। क्या बनाएगा? ये देखें, ये एटीपी जो बना लाइट रिएक्शन से, एटीपी जो बना है ये आगे जाके कैल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा मरहला है उसमें जाके यूज़ होगा और क्या बनवाएगा? शुगर बनवाएगा। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ बेटा। पहले ये पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है, जो लाइट होती है, जो अब ये क्या है इधर देख लेते हैं। पहले लाइट है, ये लाइट भी फोटॉन पर मुश्तमिल है। फोटॉन्स को, ये लाइट पार्टिकल पर मुश्तमिल, उनको फोटॉन कहते हैं। इधर ये फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 1 से भी लाइट क्या करती है? स्ट्राइक करती है। ठीक है, और पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको चैनलाइज कर देते हैं किसकी तरफ? P700 की तरफ या फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर की तरफ। ठीक है, और फिर ये रोशनी इधर से भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है। और ये इलेक्ट्रॉन भी किसके पास पहुँचते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचते हैं। लेकिन ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका है? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 का है। ठीक है, तो रोशनी, लाइट, फोटॉन वो फोटो सिस्टम 1 से के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल से भी टकराते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं और किसके पास पहुंचते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का होल पैदा हो गया है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का होल पैदा हो गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन के होल को, इन इलेक्ट्रॉन की कमी को भी क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो वो उसको कौन पूरा करेंगे? उसको पूरा करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इधर आके इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देते हैं। और ये पैदा कैसा हुआ था? ये इलेक्ट्रॉन होल पैदा कैसे हुआ था? ये रोशनी आई थी, इधर से टकराई थी, इधर के इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले गई थी, फिर इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो फिर कैसे इसकी कमी को पूरा किया जाएगा? इस होल को, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को पूरा करेंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन छठे पॉइंट में देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो इसके थे अपने, वो क्या करेंगे? सो फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन reaches to the bottom of the electron transport chain and fills the electron hole in the P700 chlorophyll A molecule in the reaction center of photosystem 1। उसने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बॉटम में पहुंचते हैं और बॉटम में पहुंच के क्या करते हैं? फिल्स इलेक्ट्रॉन होल इन द P700। और P700 के क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल बन चुका था उसको आके क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन रीचेज टू द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फिल्स द इलेक्ट्रॉन होल in P700 chlorophyll A molecule in the reaction center of photosystem 1। कि फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जो क्लोरोफिल के मालिक्यूल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होल पैदा हो चुका है। पैदा कैसे हुआ आपको पता है, लाइट आई थी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले गई थी, तो इस इलेक्ट्रॉन होल को इन इलेक्ट्रॉन ने आके क्या कर दिया? पूरा कर दिया, इसकी कमी को पूरा किया। आगे चलते हैं।
दिस होल इज क्रिएटेड व्हेन द लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ P700 एंड ड्राइव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P700 टू प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 1। अब वो आपको बता भी रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन होल कैसे पैदा हुआ था। उसने कहा था लाइट जो थी वो यहाँ पे स्ट्राइक, लाइट यहाँ से टकराई थी, लाइट ने यहाँ पे स्ट्राइक किया था और P700 का जो क्लोरोफिल था वहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकाला था और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए थे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए थे। वो प्राइमरी एक्सेप्टर किसका था, फोटोसिस्टम 1 का था। अब लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट कि एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गई है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें भी मुख्तलिफ क्या मौजूद हैं, कैरियर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन के कैरियर मौजूद हैं। उनमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरिडॉक्सिन के पास जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, फेरिडॉक्सिन, ठीक है, FD, और आपको पता है Fe आयरन होता है। Fe क्या है, आयरन है, तो फेरिडॉक्सिन क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। यहाँ से हिंट देख लीजिएगा। 2 MCQs पूछते हैं, एक प्लास्टोसियानिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन और एक फेरिडॉक्सिन FD कौन सी प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। उसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक एंजाइम्स के पास। उस एंजाइम का नाम होता है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज वो क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, NADP को और पानी से जो हाइड्रोजन आयन निकले थे, पानी से जो हाइड्रोजन के आयन्स निकले थे वो इन चीज़ों को मिला देता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को, NADP को और 2 हाइड्रोजन आयन्स को ये एंजाइम मिला देता है और क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है। NADPH प्लस H बना देता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में यही चीज़ें बनती हैं। एक NADPH बनता है बच्चों, देख लें, और एक ATP बनता है और एक क्या निकलती है, ऑक्सीजन बनती है। तो अगर यहाँ से भी देखें, लाइट रिएक्शन में एक ऑक्सीजन बनती है, एक ATP बनता है और एक NADPH बनता है, ठीक है। सो 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 passes photoexcited electron to a second electron transport chain which transmit them to फेरिडॉक्सिन and iron containing protein। MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट के फेरिडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, प्लास्टोसियानिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 passes these photoexcited electron to another or second electron transport chain which transmit electrons to the फेरिडॉक्सिन and फेरिडॉक्सिन is a iron containing protein। An enzyme called NADP reductase, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं NADP reductase, then transfer the electron from फेरिडॉक्सिन to NADP। This is a redox reaction that stored high energy electron in NADPH। तो सीख बच्चों समझते जाएं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए। दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला होता है फेरिडॉक्सिन विच इज़ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। वो इन एंजाइम को किसको दे देती है, एक वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक एंजाइम को देती है। एंजाइम का नाम NADP रिडक्टेज होता है। वो क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके NADP को रिड्यूस करा देता है। किसी चीज़ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं, हाइड्रोजन चली जाए, तो उसको कहते हैं उसकी रिडक्शन हो गई है, ठीक है। तो एंजाइम नाम से ज़ाहिर है ये रिडक्शन कराता है, किसकी, NADP की, और उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन भी मिलाता है और पानी से निकलने वाले हाइड्रोजन आयन्स भी मिला देता है, ऐड कर देता है, जिसके नतीजे में वो NADP किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो NADPH है इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, NADPH प्लस H, इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये NADPH भी कहाँ यूज़ होगा बच्चों, ये NADPH भी कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल होगा, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराएगा,
खुद भी रिड्यूस हुआ पड़ा है, ठीक है। हाइड्रोजन इसके अंदर आई, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शामिल हो तो इसकी रिडक्शन हो गई है। अब ये किसकी रिडक्शन करेगा केल्विन साइकिल में, डार्क रिएक्शन में, जो कि फोटोसिंथेसिस का दूसरा बड़ा मरहला है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेगा। तो देखें लास्ट पे, The NADPH molecule will provide reducing power for the synthesis of sugar in the Calvin cycle, कि ये NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और उससे क्या बनाएगा, CH2O होल N बनवाएगा, ठीक है बच्चों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनवाएगा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाएगा, CH2 होल N इधर आएगा, ठीक है बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनेंगे, इसको आप CH2O भी लिख सकते हो, C6H12O6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कौन करेगा, NADPH करेगा, और पावर ताकत कौन देगा, ATP देगा, जो कि पहले बना था। तो क्लियर कर लें एंड पे, द NADPH मॉलिक्यूल विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, कि शुगर की सिंथेसिस के लिए जहाँ पे ये शुगर बनेगी उसकी सिंथेसिस के लिए रिड्यूसिंग पावर कौन देगा, NADPH देगा, बेसिकली H देगा, ठीक है। H जब उस चीज़ में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। और लास्ट पे इंफॉर्मेशन है, अगर इसको इस तरह देखें बच्चों साइड से, तो ये रिएक्शन Z की तरह लग रहा है, किस की तरह लगता है, Z की तरह लगता है, लिहाजा नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन को आप Z स्कीम भी कहते हैं। सो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू टू फोटो सिस्टम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन इज आल्सो नोन एज Z स्कीम फ्रॉम इट्स शेप, कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसका, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू टू फोटो सिस्टम्स during non-cyclic photophosphorylation is also called Z scheme from its specific shape। तो ये बच्चों आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अल्लाह हाफिज़।